हाँ भाई। अब तो आपको नोट्स मिल गए, लिखने की आवश्यकता है भी नहीं है। हैं? चलो। क्यों ऐसी चल रही है, नहीं चल रही है? चलानी आती नहीं रे तुम्हें? ऐसी थोड़ी चलती है। उनको बोलो। नवीन नवीन को बेतो। चेक करो, उठो। चेक करो ये सब। ऐसे ऐसे सब चेक करो। हाँ। हम पढ़ रहे हैं ड्राइंग के बारे में। ठीक है। और ड्राइंग के बारे में हमने कल पढ़ा था ड्राफ्टिंग मशीन के बारे में और मिनी ड्राफ्टर के बारे में। आज हम आगे देख रहे हैं ड्राइंग बोर्ड के बारे में और उसके अलावा सभी उपकरणों के बारे में। क्लियर? ड्राइंग बोर्ड देखो के अब ये पन्ने मत देखो, पन्ने आपको दे दिए ना, घर पे देख लेना ना बस। ये इसलिए दे दिया कि आपको लिखने में जोर नहीं है बस। पन्ने क्या, जो पन्ने में ये लिखा हुआ है यही तो पन्ने में लिखा हुआ है बस। ठीक है ना, सेम ही लिखा हुआ है, अलग से कुछ भी नहीं है। है। हाँ। ड्राइंग बोर्ड हम क्या काम लेते हैं कि जिसके ऊपर ड्राइंग की सीट रख के और ड्राइंग का निर्माण करने के लिए काम में लिया जाता है। ड्राइंग की सीट को रख के क्या करते हैं भाई? ड्राइंग का निर्माण करते हैं। जब ड्राइंग सीट रख के निर्माण करोगे तो आप देखोगे कि भाई इसमें ना आप पेंसिल से आप लाइनें खींचोगे, तो यदि मान लो ड्राइंग बोर्ड कभी खुरदरा होगा तो फिर सीट फट भी सकती है। ठीक है ना? इसलिए आप कहते हैं कि भाई हमारे पास ड्राइंग बोर्ड खुरदरा नहीं होना चाहिए, एक समतल होना चाहिए, चिकनाई युक्त रहना चाहिए। और आकार कैसा होता है? तो आकार होता है आयताकार। आकार कैसा होता है? आयताकार। तो आयताकार आकार होता है, चिकनाई युक्त होता है। नहीं, उधर 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 उधर, इधर मैं देख लूंगा। मेरे तो हवा दिला दो आप, क्लास का काम मैं कर लूंगा वैसे भी। हाँ जो भी है अभी उधर काम करो पहले। हाँ। तो समतल होना चाहिए और चिकनाई युक्त होना चाहिए। आयताकार क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे पास ड्राइंग शीट भी कैसी होती है? आयताकार। तो ऑब्वियसली बात है ड्राइंग बोर्ड भी क्या होना चाहिए? आयताकार। ठीक है। अब हम आयताकार, हमने कहा एक लकड़ी की फट्टी लेके भी उसको बना लें, लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि जैसे नमी का मौसम है तो लकड़ी थोड़ी सी मुड़ जाएगी,
मुड़ जाएगी तो ड्राइंग बोर्ड का क्या होगा, माप ऊपर नीचे कर देगा। तो ड्राइंग बोर्ड का क्या हो जाएगा, माप ऊपर नीचे। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको लकड़ी की पट्टियों को मिलाकर बनाते हैं। लकड़ी की पट्टियों को ऐसे मिलाकर बनाते ना, तो जब बारिश के मौसम में जब लकड़ी फूलती है नमी के कारण, तो ये इस गैप के अंदर जो बीच वाले भाग में जहां जॉइंट होता है ना, वहां पर कवर हो जाती है, इसका प्रभाव बाहर नहीं आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, लकड़ी की पट्टियों के द्वारा इसका जोड़कर इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है। अच्छा, लकड़ी की पट्टियों को जोड़ने के लिए हम किसको काम लेते हैं, बेटन को। ये हमारे पास क्या कहलाता है, बेटन, जो कि लकड़ी की पट्टियों को जोड़ता है। और बेटन लकड़ी की पट्टियों के साथ कैसे कसा जाता है, स्क्रू की सहायता से। ये हमारे पास क्या होता है, स्क्रू। स्क्रू का भाग दूसरी तरफ बाहर नहीं आना चाहिए। ये नीचे की तरफ लगी हुई पट्टियां होती है, इसका स्क्रू का भाग ऊपर की तरफ नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड एंड स्टैंड में क्या है, ये सी शेड लकड़ियों द्वारा बना समतल आयताकार व चिकना बोर्ड है, जिस पर ड्राइंग शीट को रखकर क्या करना है, ड्राइंग करना। और ड्राइंग के लिए लकड़ी की पट्टियों को प्रयोग करते हैं। पट्टियों को किसके द्वारा जोड़ते हैं, बेटन के द्वारा। लकड़ी गांठ मुक्त होनी चाहिए, गांठ युक्त नहीं होनी चाहिए। यदि गांठ नहीं होनी चाहिए इसमें लकड़ी में, तो लकड़ी क्या अवश्य होनी चाहिए, गांठ मुक्त होनी चाहिए। ठीक है। अब हमारे पास ड्राइंग बोर्ड है, लकड़ी की पट्टियों को मिला के बनाया जाता है। इसका कारण क्या है, मौसम की नमी के कारण सिकुड़न या फैलाव से क्या किया जा सके भाई, बचाया जा सके। ड्राइंग बोर्ड जो होता है, इस ड्राइंग बोर्ड में आप ऐसे ड्राइंग बोर्ड बनाओगे, इसके बाईं तरफ हमारे पास कौन सा किनारा होता है, कार्यकारी। ये बाईं तरफ किनारा कौन सा होता है, कार्यकारी। और इसी में हम क्या लगाएंगे, टी स्क्वायर। कल हमने देखा था हमारा बायां हाथ क्या होगा, कंट्रोलिंग वाला। तो ये हम टी स्क्वायर इसी में लगाएंगे। जो टी स्क्वायर इसमें लगाएंगे तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, इबोनी। क्या कहते हैं, इबोनी। और इबोनी होता है, इस पर पट्टी किसकी होती है, आबूनस की। इस पर आबूनस की पट्टी लगी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इबोनी। ठीक है। इबोनी कह दो, या आप इसे क्या कह दो, कार्यकारी किनारा। इस कार्यकारी किनारे के साथ किसको लगाओगे, टी स्क्वायर को। टी स्क्वायर को यहां ऐसे सेट करोगे, ऊपर नीचे खिसका के समांतर लाइन खींचने के लिए किसका प्रयोग करोगे, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर समांतर लाइन खींचे तो खींचेगा, सबसे अच्छी बात है क्षैतिज रेखा खींचेगा। क्षैतिज रेखा और सीधी रेखा में फर्क है। ठीक है। जैसे मान लो ये भी एक सीधी रेखा है, लेकिन क्षैतिज नहीं है। क्षैतिज होता है जो तल के साथ क्या होगा, सब तरीके से बराबर है, वही तो होगी क्षैतिज। क्षैतिज के साथ जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो कहलाएगा ऊर्ध्वाधर। लेकिन यदि सरल रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा वो कहलाएगा लंब। सरल रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बने वो क्या कहलाएगा, लंब। और क्षैतिज के साथ 90 डिग्री कोण बने वो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज हम कैसे ज्ञात करें, तो एक तो ये तरीका है कि क्षैतिज का सबसे परफेक्ट तरीका कि आपने जैसे टेबल है ये रखी हुई, तो टेबल के ऊपर सपाट क्षैतिज हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि एक तरफ जो फर्श है थोड़ा झुका हुआ है, एक तरफ ऊंचा है। लेकिन यदि आपने बाल्टी में पानी रख दिया तो पानी के ऊपर वाली परत सदैव क्या बनेगी, क्षैतिज। चाहे टेढ़ी जगह रखो चाहे सीधी जगह रखो, पानी का तल कैसे बनेगा, ऊपर वाला तल हमेशा क्षैतिज। तो क्षैतिज का रेफरेंस पॉइंट वो है, पानी का स्थिर जल का ऊपर वाला तल, वो हमेशा क्या होता है, क्षैतिज। तो इसका कार्य भी क्या होता है, क्षैतिज रेखा को खींचना। ठीक है। इसको टी स्क्वायर को ऊपर नीचे खिसकाओगे तो आप कहेंगे टी स्क्वायर को वर्किंग किनारे पर चलाया जाएगा या ऊपर नीचे खिसकाया जाएगा। वर्किंग किनारे को हम क्या कहते हैं, एबोनी। एबोनी किसकी बनी होती है, आबूनस की लकड़ी का। एबोनी किसकी बनी होती है, आबूनस की लकड़ी का। जबकि ये ड्राइंग बोर्ड खुद किसका बना है, तो ड्राइंग बोर्ड है जैतून, ओक या केल की लकड़ियों का। और इन लकड़ी की पट्टियां कहां में लेनी है, पट्टियां कहां में क्यों लेते हैं, कि मौसम की नमी के कारण सिकुड़न और फैलाव से बचाव हो सके। उन पट्टिकाओं को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, बेटन के द्वारा। किसकी सहायता से, स्क्रू की सहायता से। ड्राइंग बोर्ड का आकार कैसा होगा, आयताकार, और ऊपर से भाग कैसा रहेगा, समतल और चिकनाई युक्त होना चाहिए,
ताकि ड्राइंग शीट पर ड्राइंग आराम से बन सके। टारगेट तो वही है ना, इसलिए वैसे होना चाहिए। और एबोनी किसकी बनी होगी? आबूनस की लकड़ी की। तो एबोनी है जो आबूनस की लकड़ी की बनी होगी। ठीक है। ड्राइंग बोर्ड को एडजस्टेबल स्टैंड पर लगाया जाता है जिससे ड्राइंग बोर्ड की ऊंचाई में कोण को संशोधित कर सके। ड्राइंग बोर्ड होता है जो बोर्ड किस में लगता है? स्टैंड पर। अब नियम क्या कहता है? नियम कहता है स्टैंड भी समायोजन वाली होनी चाहिए, एडजस्ट करने वाली। यानी कि किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सको। यदि किसी को बनाने में सहूलियत के हिसाब से थोड़े बहुत कोण भी परिवर्तित कर सको। इसलिए आपके पास कोण भी क्या होना चाहिए? एडजस्टेबल। हाइट भी क्या होनी चाहिए? एडजस्टेबल। लेकिन पूछे कि ड्राइंग बोर्ड का परफेक्ट कोण कौन सा होता है? 20 डिग्री। ड्राइंग बोर्ड को कितने डिग्री कोण पर स्थापित रहना चाहिए? 20 डिग्री। लेकिन कोण होना कैसा चाहिए? एडजस्टेबल वाला। किसी को 10 डिग्री करना हो, किसी को 30 डिग्री करना हो, कर सके। ये एडजस्टेबल वाला होना चाहिए। और ये एडजस्टेबल का तरीका नहीं है। इतनी क्या चाय पीनी? 1 घंटे बाद तो छुट्टी दे देता ना मैं। हाँ। चलो ठीक है। ड्राइंग बोर्ड जैतून, ओक या केल की लकड़ियों की पट्टिकाओं द्वारा बनी होती है और एबोनी है जो आबूनस की लकड़ी द्वारा बनी होती है। ये ड्राइंग बोर्ड की साइज के बारे में देखना है। ड्राइंग बोर्ड की साइज किसके अनुसार है भाई? 1944 1989 के आईएस कोड के अनुसार है। अब देखो कि यहां पर ड्राइंग बोर्ड को डी कहते हैं, बी कहते हैं, वो ये रहा SP 46 1988, SP 1944 1989। ये दो अलग अलग रूल है। जो भी रूल होते हैं उनके कोड होते हैं ना, इनके अनुसार SP 46 के अनुसार तो ड्राइंग बोर्ड को क्या कहते हैं? बी। और 1944 के अनुसार क्या कहते हैं? डी। तो ड्राइंग को D0 D1 D2 D3 B0 B1 B2 B3 B4 भी डिनोट करते हैं। तो ये है ड्राइंग का। आप जैसे बताओगे जैसे ना पेपर के A0 पेपर A1 शीट दो, A2 शीट दो, A3 दो, इसी प्रकार होता है ड्राइंग बोर्ड का आकार D0 D1 D2 D3। वो हर बार माप थोड़ी बोलेगा। आप जाएंगे दुकान पे माप थोड़ी ना बताएंगे कि 297 mm बाई 210 mm का एक कागज दो। आप यही बोलेंगे ना A4 दो। A4 का माप तो यही है 297 mm इंटू 210 mm। लेकिन हम माप थोड़ी बोलेंगे, हम बोलेंगे A4 दो, A3 दो, A2 दो, A1 दो, A0 दो। इसीलिए इसके भी डेजिग्नेशन तय किया गया D0 D1 D2 D3 D4। ये कह रहे हैं D0 है, वहां पर उसके ऊपर पेपर कौन सा स्थापित होगा? A0, सही फिट आएगा। D1 पर कौन सा पेपर आएगा? A1। D2 पर कौन सा पेपर आएगा? A2। D3 पर पेपर कौन सा आएगा? A3। और D4 पर पेपर कौन सा आएगा? A4। वो कहेगा जैसे जैसे D0 D1 D2 D3 D4 करोगे वैसे वैसे ड्राइंग बोर्ड क्या होता जाएगा? छोटा। जिस प्रकार पेपर का आकार है उसी प्रकार ड्राइंग बोर्ड का आकार होता है। D0 पर कौन सी सीट लगाते हैं? A0 की। D1 पर कौन सी सीट रखोगे? A1। D2 पर कौन सी रखोगे? A2। D3 पर A3, D4 पर A4, D5 पर A5। इस प्रकार सीट रखी जाती है। तो वो कहता है कि यदि बड़ी ड्राइंग है तो उस पर ड्राइंग बोर्ड भी क्या होनी चाहिए? बड़ी। सीट बड़ी है तो ड्राइंग बोर्ड भी बड़ा, सीट छोटी है तो ड्राइंग बोर्ड भी छोटा। परफेक्ट रहेगा, क्लिप लगाना आसान रहता है। ठीक है। अब होता है इसका माप। इसका माप यहां थोड़ी गड़बड़ की हुई है। ये है ना 1500 गुणा 1000 गुणा 25। आप तनाव नहीं ले, आपके सही लिखी हुई है, हैं? अरे रुको तो मैं करूं ना। मैं ठीक है, ओके। ठीक है, हैं? क्या हुआ? अच्छा 15, यहाँ ये मैं गड़बड़ हो गया। तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हाँ सही है, लेकिन है नहीं।
तो क्या करेंगे? आ गया। वो सारे माप तो मैं लिखूंगा ना पूरा, मुझे सारे माप ध्यान रहते हैं ना। आपको ये करेक्शन ही दो मैंने तुरंत किया ना भाई, ये गलत लिखा हुआ है। हाँ भाई, तो सबसे पहला है कि ये हमारे पास 1500 है और ये है 1000। ये किस में है? mm में। बाय डिफॉल्ट किस में है? mm में। पहले लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे, ठीक है। 1500 इंटू 1000, 1000 तो सीधा सीधा आ गया। 1500 का आधा होना चाहिए, लेकिन यहां पर आधा नहीं, बाकी सब जगह आधा केस चलेगा, केवल एक ही जगह आधा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएगा? 700। फिर 700 तो एज इट इज आ गया। 1000 का आधा क्या हो गया? 500। फिर 500 एज इट इज आ गया। 700 का आधा क्या हो गया? 350। 350 एज इट इज आ गया। 500 का आधा क्या हो गया? 250। यानी कि उसका आकार क्या करते जाएंगे? आधा। तो पूछे कि D0 की तुलना में D1 का आकार आधा, D1 की तुलना में D2 का आधा, D2 की तुलना में D3 का आधा, D3 की तुलना में D4 का आधा। इसलिए माप को आप ऐसे याद रखना है कि आपके पास माप क्या है भाई? तो आप कहेंगे 1500 गुणा 1000, 1500 गुणा 1000, ठीक है। ये कौन सी है? D0। तो D1 कौन सी आएगी? तो आप कहेंगे 1000 गुणा आधा होना चाहिए, लेकिन आधा यहाँ केस नहीं है, केवल एक ही जगह आधा नहीं है, वो ये 700 आएगा, ठीक है। D2 का क्या जाएगा? 700 तो एच डी जाएगा। अब 1000 का आधा क्या होगा? 500। जो बड़ा है ना उसका आधा होगा, ठीक है। अब D3 में 500 तो एच डी है, 700 का आधा क्या होता है? 350। D4 में क्या है? 350 तो एच डी है, इसका आधा क्या हो गया? 250 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो दो माप होता है, इनकी हमें सभी की मोटाइयां लिखनी पड़ती है। सब के बारे में क्या लिखनी पड़ती है? मोटाइयां। इसकी मोटाई कितनी mm है? 25। इस ड्राइंग बोर्ड की मोटाई कितनी? 25। लेकिन इसकी मोटाई कितनी है? 15, 15 और 15। ये तो आपको ये कहेंगे ड्राइंग बोर्ड D1 का आकार बताओ, तो आपने बता दिया। या वो आकार खुद लिखेंगे, बताओ ये कौन सा ड्राइंग बोर्ड है, तो भी आप बता देंगे। आपको एक एक का याद नहीं रहेगा, इस तरीके से वहां लिख के याद रखना पड़ता है। जब परीक्षा में भी सवाल पूछेगा ना, तो आप शुरू भले सवाल अगला बंदा D2 का पूछो चाहे D3 का पूछो, शुरू आपको यहीं से करना पड़ता है। कभी भी सवाल करोगे ना, तो शुरू आप यहीं से करोगे। और यदि ये शुरू नहीं कर पाते हैं तो आपको कभी याद रहना भी नहीं है, क्योंकि एचटीज में तो D3 या D4 ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसमें क्या कि कंफ्यूज है ही नहीं। D0, D1, D2, D3, D4 लिखने का तरीका रखना यही, और यही तरीका आपको याद रखेगा परीक्षा हॉल के अंदर। सीधा आप एक एक की वैल्यू नहीं रटेंगे, यहां से वैल्यू ऐसा तरीका करेंगे, रट देंगे, ठीक है। ऊपर वाले दो हैं जो बड़े हैं, D0, D1 क्या होता है? बड़ा, तो मोटाई भी क्या होगी? ज्यादा। कितना है मोटाई है? 25। और बाकी तीनों की कितनी है? 15, 15, ठीक है। अब इनके नाम है हमारे पास, इनके नाम आपको ध्यान रखने पड़ते हैं कि एक होता है हमारे पास एंटीक्यूरिन, सबसे बड़ा है जो क्या कहला रहा है? एंटीक्यूरिन। उसके बाद वाला क्या कह रहा है? डबल एलिफेंट। D0 क्या है? एंटीक्यूरिन। और D1 क्या है? डबल एलिफेंट। D2, D3, D4 इंपीरियल वाले रेंज में आएंगे। D2 है इंपीरियल, D3 है हाफ इंपीरियल, और D4 है क्वार्टर इंपीरियल। ये नाम है, ध्यान रखना। सवाल ये पूछ लेते हैं, बताइए ड्राइंग बोर्ड में D4 का अन्य नाम बताइए, तो आप कहेंगे D4 क्वार्टर इंपीरियल। D1 का नाम बताइए? डबल एलिफेंट। D0 का नाम बताइए? एंटीक्यूरिन। D2 का नाम बताइए? इंपीरियल। तो ये आपको बताना पड़ेगा, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है? ड्राइंग बोर्ड की मानक साइज है, ठीक, ओके। अब आता है ड्राइंग बोर्ड पर क्या स्थापित करोगे? T²। आपको हिंदी में लिखा हुआ, चिंता मत करो, ये यहां इंग्लिश में। आपको हमने वो सीट दी है जो किताब के अंदर छपेगी, है? हाँ छपेगी किताब, तुमने छापी नहीं ना अभी तक,
जो किताब में छपेगी तो डायग्राम जिस प्रकार से बनाया जाता है ना वो बना के आपको दिया हुआ है उसमें। और इसमें कोई मिस्टेक्स आपको मिले तो आप जरूर मुझे बताएं, पहला मामला। और कुछ नई चीज मिले तो भी जरूर बताएं, कोई गड़बड़ हो तो जरूर बताएं ताकि करेक्शन हो जाएगी। वैसे तो ऐसा कुछ मिलने की खास गुंजाइश है नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगा के बनाते हैं, लेकिन फिर भी हो तो बता देना, ठीक है। अब हमारे पास टी स्क्वायर है। अब देखो कि आपके पास ये क्या है भाई, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड में यहां पर हमारे पास कौन सा भाग है, एबोनी। एबोनी में क्या स्थापित होता है, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कहां स्थापित होगा, एबोनी में, ठीक है भाई। ये यहां पर स्थापित होगा टी स्क्वायर, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर का माप क्या होना चाहिए, ड्राइंग बोर्ड की लंबाई के बराबर। टी स्क्वायर की लंबाई क्या होनी चाहिए, ड्राइंग बोर्ड की लंबाई बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यहां से यहां तक पूरी लाइन खींचनी है। टी स्क्वायर उठा के कहीं नहीं ले जा सकते, टी स्क्वायर को तो यहीं पर इसमें खिसकाया जाएगा, ऊपर और नीचे। ये यहां तो क्षैतिज रेखा खींच लो और यहां पर एक रेखा समांतर दूसरी, दूसरी समांतर तीसरी, तो क्षैतिज रेखा और समांतर रेखा खींचने के लिए इसका प्रयोग जरूर किया जाता है, यहीं तक प्रयोग करेंगे। फिर आप टी स्क्वायर का प्रयोग एक और करोगे कि भाई वो सेट स्क्वायर लाओगे कि भाई मुझे 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो टी स्क्वायर के ऊपर ही तो रखोगे, ऐसे सेट स्क्वायर रखोगे तिरछा हो जाएगा ना। बराबर सही सही रखा कि नहीं रखा, किसके ऊपर रखा जाता है, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर सेट स्क्वायर के सपोर्ट में भी काम आता है। नीचे क्या रहेगा, सेट स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर, ऊपर क्या लगा दिया, सेट स्क्वायर। कोण बना सकते हो 90 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का। किसकी सहायता से बनाओगे सेट स्क्वायर में, टी स्क्वायर की सहायता से। टी स्क्वायर किस में लगेगा, ड्राइंग बोर्ड में। ड्राइंग बोर्ड में टी स्क्वायर किधर लगेगा, एबोनी में। इसको ऊपर और नीचे खिसकाया जाएगा। या तो ये क्षैतिज रेखा खींचने के लिए काम में लोगे या समांतर रेखा, ठीक है। अब इस टी स्क्वायर की लंबाई क्या होगी, तो आप कहेंगे ड्राइंग बोर्ड की लंबाई के बराबर। तो देखो पहले लंबाई वाला मामला, लंबाई देखो कि T0 का मान क्या हो जाएगा, 1500 mm। आपके पास आपने देखा था D0 का मान क्या था, 1500 इंटू 1000। लंबाई 1500 ठीक नहीं थी। T1 का क्या है 1000, T2 की क्या है 700, T3 की क्या है 500 और T4 की क्या है 350, ठीक है। अब ये तो है लंबाई और ये हमारे पास होती है मोटाई। ये हमारे पास क्या है भाई, मोटाई। यदि मैं पूछे मोटाई कितनी है इसकी, 10 mm। इसकी मोटाई कितनी है, 10 mm। इसकी मोटाई क्या है 5 mm, यही 5 mm और ये क्या है 5 mm। समझ में आ गई टी स्क्वायर के बारे में। टी स्क्वायर की लंबाई किसके बराबर आएगी, ड्राइंग बोर्ड की लंबाई के बराबर। तो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई याद रख ली तो टी स्क्वायर की रखने की जरूरत ही नहीं है। टी स्क्वायर को किस में स्थापित करना है, ड्राइंग बोर्ड में। कार्य क्या है, या तो समांतर लाइन खींचना या क्षैतिज रेखा खींचना। सेट स्क्वायर लगाओगे तो इसके ऊपर ही रखोगे ना, सहायता प्रदान करोगे। अब देखो और क्या क्या मामला हो सकता है, चीजें देखते हैं ध्यान से। ये हमारे पास है टी स्क्वायर, इसमें दो भाग होते हैं, एक भाग होता है हेड, एक होता है ब्लेड। ये हमारे पास क्या कहलाता है, हेड, और ये क्या कहलाता है, ब्लेड। ब्लेड तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर होगा, हेड किसमें स्थापित होगा, एबोनी में। हेड ही तो होगा ना, हेड को एबोनी में फंसा करी तो खिसकाओगे, तो हेड किस में स्थापित होगा, नींद आ रही है, हैं? क्या दें, हार्ड है, हार्ड नहीं है। हार्ड क्या, लकड़ी कौन सी है, हार्ड क्या है। अभी तक के मामले में कुल मिला के माप याद रखना है, वही 1500 गुणा 1000, 1000 गुणा 700, 700 गुणा 500, 500 गुणा 350, 350 गुणा 250। टी स्क्वायर का माप उसके आधार पर है, हार्ड कुछ नहीं है। अच्छा नाम तो देखो, जो आपने पहली बार सुने तो वो तो देखने पड़ेंगे ना। जैसे एंटीक्यूरिन हो गया D0, डबल एलिफेंट है D1, इंपीरियल है D2, हाफ इंपीरियल D3, क्वार्टर इंपीरियल D4। नाम तो याद रखना पड़ेगा। क्वार्टर आपको याद है,
हार्ड कुछ नहीं है, आप इसको ध्यान से समझ लो लॉजिकली, इसलिए तो 1-1 घंटे क्लास सीट आपको दी गई है। लॉजिकली समझने से क्या आपको ध्यान रहेगा कि टी स्क्वायर होता है क्या है। नहीं तो आप टी स्क्वायर पढ़ोगे भले ही, लेकिन आपको ये पता तो होना चाहिए ना कहाँ काम आता है। तो टी स्क्वायर को किस में फंसाओगे? एबोनी में। एबोनी में टी स्क्वायर का कौन सा भाग फंसेगा? हेड। और टी स्क्वायर में कितने भाग होते हैं? 2। एक होता है हेड, दूसरा होता है ब्लेड। लाइन खींचोगे तो किसकी सहायता से खींचोगे? ब्लेड। अब देखो लाइन खींचते समय दिक्कत आएगी। ब्लेड जो है ना, जिसे कहते हैं, अब ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ तो लाइन तो तिरछी हो जाएगी। यदि बारिश के समय ये लकड़ी फूली और ये थोड़ी सी खुद मोड़ खा गई तो हमारी वो लाइन सीधी आएगी क्या? नहीं। ये लकड़ी गांठ युक्त होगी तो लाइन सीधी आएगी क्या? नहीं। तो आप कहेंगे एक तो लकड़ी गांठ युक्त नहीं होनी चाहिए, चाहे भले आप टी स्क्वायर बनाओ। पहला मामला। दूसरा मामला, देखो लकड़ी है, लकड़ी का कितना भरोसा करोगे आप? यहां पर देखो कि यदि ज्यादा नमी के कारण थोड़ी सी तो ये मोड़ भी खा सकती है, क्योंकि 1500 mm लंबाई है, 150 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर की, 1.5 मीटर की लंबाई, तो थोड़ी सी मोड़ भी खा सकती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसके ये जो कार्यकारी किनारा है ना, यहाँ एस्बेस्टस लगाओ, यहाँ धात्विक पट्टी लगाओ। क्या लगाओ? धात्विक पट्टी। एस्बेस्टस नहीं, एबोनाइट। यहां तो यहाँ एबोनाइट की परत लगाओ। एबोनाइट मुड़ता नहीं है, एबोनाइट होता कठोर, तो बारिश वारिश हो कोई टेंशन नहीं, वो नहीं मुड़ेगा। यहाँ तो एबोनाइट लगाओ, यहाँ क्या लगाओ? धात्विक पट्टी, जिससे क्या वो मुड़े नहीं। लकड़ी तो बारिश के कारण थोड़ी सी देखो बड़ी है तो हल्का सा मोड़ आ जाए, फिर बराबर क्षैतिज होगी क्या? वो नहीं। इसलिए ये एक किनारा क्या कहलाएगा? कार्यकारी किनारा, वर्किंग एज। तो हेड किस में लगेगा? एबोनी में। और इससे किस सहायता से खींचेंगे? लाइन। ठीक है। अब देखो हेड और ब्लेड के बीच कोण कितना डिग्री था? 90। हेड को ड्राइंग बोर्ड की किसकी सहायता चला जाता है? एबोनी। ब्लेड के एक सिरे पर क्या होगा? एबोनाइट, जिसे टी स्क्वायर की वर्किंग किनारा भी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? क्षैतिज और समांतर रेखा खींचना। आप ध्यान से देख लो, घर पे जाके आधे घंटे पढ़ोगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, भूलने वाली चीज है नहीं, लेकिन देखना एक बार तो पढ़ता ही है। आप कॉलेज गए नहीं थे क्या? एग्जाम देने गए, ये भी तो ऐसा नहीं है। माप में कोई कंफ्यूजन है? माप किसके अनुसार है? ड्राइंग बोर्ड के अनुसार। ड्राइंग बोर्ड के अनुसार जो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होगी वही टी स्क्वायर की लंबाई होगी। सही बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अगला है ये सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर को, ये जो टी स्क्वायर है ना, ऐसे ऊपर रखा जाता है। यदि आपने ऊपर रखा और यहां पर बीच के अंदर अंतराल आया, यहां पर बीच के अंदर अंतराल आया, तो बताओ ये हम क्या कहेंगे? त्रुटि है। यदि दोनों 90 डिग्री पर है, टी स्क्वायर क्षैतिज है, तो दोनों मिले हुए होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो आप कहेंगे सेट स्क्वायर सही है। यदि बीच में गैप आए तो त्रुटि है। तो पूछे हैं कि सेट स्क्वायर का जांच कैसे करोगे? तो आप कहेंगे टी स्क्वायर पर रखेंगे और उसके ऊपरी सिरों के बीच अंतराल देखेंगे। यदि अंतराल है तो त्रुटि है, अंतराल नहीं है तो त्रुटि। सिंपल लॉजिक है। ठीक है। अब देखो हमारे पास सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं? 2। देखो पहला मामला है 90 डिग्री तो होना ही होना है, इसमें तो कोई नया मामला है नहीं। एक 90, 30, 60, 90, 45, 45। अब ये कह रहा है इन दो जनों की सहायता, मतलब 2 सेट स्क्वायर की सहायता से हम 15 डिग्री के गुणज का कोई भी कोण माप सकते हैं या कोई भी कोण बना सकते हैं। हमने इसको काम दिया तो 15 डिग्री का ही बना है ना भाई। तो ये क्या करेगा कि बना लेंगे 15 डिग्री का। तो ये कहेगा देखो कि एक हमारे पास सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर की सहायता से इसने कितने डिग्री कोण बनाए? 45। ये पहले क्या बना लिया? 45। ठीक है भाई। 45 डिग्री कोण में इसने एक सेट स्क्वायर को यहां रख दिया ऐसे। कौन सा ये कोण? ये कहोगे जो इसने रखा है वो है 30-60 वाला। एक है ना भाई दूसरा भी, दूसरा कौन सा है? 30-60 वाला। तो उसने कहा ये कितना डिग्री है? 30। बाकी ये लाइन इसने यहां खींच दी, बताओ ये कोण कितना डिग्री आएगा? 15 डिग्री। तो उसने कहा 15 के गुणज में इन दो की सहायता से कोई सा भी बना सकते हैं।
बनाएंगे। हमारे पास सेट स्क्वायर होते कितने प्रकार के? दो ही, एक 30 60 90, एक 45 45 90। ठीक है, 90 तो है ही है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर रेखा किसके द्वारा खींची जाएगी? ऊर्ध्वाधर रेखा सेट स्क्वायर के द्वारा। 90 डिग्री कोण कौन सी रेखा है? मतलब सेट स्क्वायर। क्षैतिज रेखा कौन खींचेगा? टी स्क्वायर। 90 डिग्री वाली सेट स्क्वायर। ठीक है, पूछे सेट स्क्वायर किसके बने होते हैं? आपने हमेशा प्लास्टिक के देखे हैं, पारदर्शी देखे हैं, उसको अपने ड्राइंग की भाषा में सेल्यूलोइड नाम लिखा हुआ आएगा, है वही बना हुआ। तो किसके बने होते हैं? सेल्यूलोइड कह दो या प्लास्टिक के पारदर्शी बने होते हैं। ठीक है, ओके। कितने प्रकार के? दो, 45 45 90, 30 60 90। इसकी सहायता से 15 डिग्री के गुणज के कोई भी कोण बना सकते हो, और क्या कर सकते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। दो ही तो काम होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला हमारे पास है चांदा। चांदा में कोई नया काम नहीं है। 0 से 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री। ठीक है, दोनों तरफ ही है। आपके पास इधर भी 0 से 180 है और इधर भी 0 से 180 है। पहला मामला दोनों तरफ है कितना? 0 से 180। कैसा होना है? पारदर्शी, ताकि नीचे लाइन के ऊपर ये लाइन मिला लेना ना, तो होना चाहिए पारदर्शी। किसका बना होता है? सेल्यूलोइड का। खत्म हो गया सवाल, कुछ है ही नहीं अब। अर्धवर्ताकार रूप में प्लास्टिक का पारदर्शी उपकरण है जिस पर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के कोण अंकित होते हैं। इसका उपयोग कोण बनाने व मापने में किया जाता है। इसे कोण मापक भी कहते हैं और इसका मेन नाम है प्रोटेक्टर। अब ये देखो 180 तक मापेगा तो अर्धवर्ती है। पूरा वर्त बनाते हैं तो ये सर्कल मास्टर होता है। पूरा वर्त बनाते तो कौन सा होता है? सर्कल मास्टर। 0 से 360 डिग्री पारदर्शी प्लास्टिक का बना या सेल्यूलोइड का बना होता है। 0 से 360 डिग्री कोण अंकित होता है। लेकिन इसके खास बात और है, इस सर्कल मास्टर के अंदर ही बहुत सारे सर्किल बने हुए हैं। ये सर्किल क्या है कि आपको ड्राइंग में कहीं भी छोटे मोटे सर्किल बनाने तो काम आ जाएंगे। तो उसने कहा ये जो सर्किल हैं, इस सर्किल का माप भी दिया जाता है। ये इसने माप दे दिया कि भाई 12.5 mm व्यास है, दे दिया ना। ये कितना है? 11 mm लिखा ना। ये कितना? 10 mm। ये 9, ये 8, 7, 6, 5, 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1। ये व्यास का माप दे दिया कि इतना इतना व्यास है इनका। ठीक है, तो इससे आप क्या है, ड्राइंग के अंदर और सर्किल बना सकते हैं। तो सर्कल मास्टर के अंदर अंदर छोटे छोटे सर्किल होते हैं जो ड्राइंग के निर्माण करने के लिए कई जगह काम में लिए जाते हैं। क्लियर? तो इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। सर्कल मास्टर में कितना डिग्री है? 0 से 360 डिग्री। और चांदा 0 से, बस ठीक है। अगला है मापनी। मापनी मतलब स्केल। स्केल आपने ली है, काम है। देखो ड्राइंग में स्केल काम लेते हैं, वो प्लास्टिक या सेल्यूलोइड की बनी होती है। वैसे यदि आप एज ए इलेक्ट्रीशियन या एज ए फिटरमैन आप यदि स्केल काम लेते हैं तो वह धातु की बनी होती है, जो इस्पात की बनी होती है। लेकिन आप एज ए अभी ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो ड्राइंग में स्केल किसकी होगी भाई? पारदर्शी सेल्यूलोइड या प्लास्टिक। कितना सेंटीमीटर की होती है? 15 या 30। आपकी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आती थी वो तो 15 थी। ड्राइंग बनाने के लिए बड़ी स्केल आती है, वो 30 सेंटीमीटर, जिसके एक तरफ मान तो सेंटीमीटर में अंकित होता है, एक तरफ इंच में होता है। इंच होता है 12 और सेंटीमीटर होते हैं 30, और इंच होते हैं 6 तो सेंटीमीटर है 15। दोनों अलग अलग दिशा से शुरू होते हैं। जनरली ऐसी बनी हुई देखी होगी आपने। ठीक है, तो ये सीधी रेखा की लंबाई को मापने के लिए काम में लोगे, सीधी रेखा की लंबाई को मापने के लिए। या फिर आपको ना ऐसा है कि भाई ड्राइंग के अंदर आपको सर्कल बनाना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या मापोगे किसकी सहायता से? स्केल। तो आप प्रकार को स्केल पे लेकर लाकर खोलोगे कि भाई 4 सेंटीमीटर है, हाँ है। फिर आप केंद्र पर टिका के इसको सर्कल बनाओगे ही ना। तो ये अप्रत्यक्ष मापन में भी काम में लिया जाता है और प्रत्यक्ष मापन में भी काम में लिया जाता है। प्रत्यक्ष मापन है कि आपको कहें भाई यहां से यहां तक, ए से बी तक की 3 सेंटीमीटर लंबाई बनाओ, तो आपको इसकी सहायता से बनानी है। ये है। क्लियर?
एक सिरे पर माप सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे पर माप किस में होता है? इंच में। ये होती है स्केल। स्केल के बाद में अब थोड़ी हवा आई क्या? कि नहीं आई? आई आई। ड्राइंग उपकरण बॉक्स है, ये नहीं चल रही है? ड्राइंग उपकरण बॉक्स। ड्राइंग उपकरण बॉक्स क्या होता है ये ध्यान से देखो। तो आप कहेंगे ड्राइंग उपकरण बॉक्स जिसके अंतर्गत ड्राइंग की सारी सामग्री रखी जाती है उसे ड्राइंग उपकरण बॉक्स कहते हैं। इसी प्रकार आपके एक इलेक्ट्रीशियन का बॉक्स होता है, और ड्राइंग करोगे तो ड्राइंग का बॉक्स आएगा। अब बॉक्स में क्या होता है? प्रकार होता है, डिवाइडर होता है, चांदा होता है, स्केल होती है, पेंसिल ले लो, रबर ले लो, शॉर्पनर ले लो, इससे मिलता जुलता कुछ और ले लो, बाकी कुछ होता नहीं है। अब उसमें वेराइटियां हैं कि बताओ कौन से प्रकार का कौन से तरह का प्रकार है आपके पास। कंपास कौन से प्रकार का है? तो आप कहते हैं स्मॉल इंक बो का मतलब धनुष के आकार से मुड़ा हुआ, या लेंथनिंग बार प्रकार है, तो प्रकार ही ना। तो आप ये ध्यान रखना, आपने देखा ना स्कूल में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या क्या आता था? एक तो आपके पास आता था प्रकार, तो ये प्रकार होंगे बहुत प्रकार के, लेकिन है तो प्रकार ही वो कंपास ही। एक होता है डिवाइडर, एक क्या होती है स्केल, एक होते है चांदा, एक होते हैं सेट स्क्वायर, यही तो होते हैं रबड़ स्केल पेंसिल, यही काम लेना है। और आपको कभी पता चला नहीं था कि डिवाइडर का क्या काम है? डिवाइडर का क्या काम है? तो ड्राइंग में भी डिवाइडर का कोई खास काम है नहीं। डिवाइडर का फिटर वालों के तो फिर भी काम है कि धातुओं में कोई भाग का निशान लगाना, डिवाइड वाला निशान लगाना तो काम लेना है। धातु पर समांतर रेखा खींचनी है तो काम में लेना है। कारपेंटरी में समांतर रेखा खींचनी है तो डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग में डिवाइडर का विशेष रूप से कोई प्रयोग है नहीं, लेकिन फिर भी यदि कोई प्रयोग करना चाहे तो अप्रत्यक्ष मापन में काम में लिया जा सकता है कि भाई यहां से यहां लंबाई देखो, डिवाइडर को रख के देखा ये है, इसको वहां स्केल पे ले जाके देखा कि इतने सेंटीमीटर है। अप्रत्यक्ष में जरूर काम में ले सकते हैं, बाकी डिवाइडर का ड्राइंग में और कहीं काम में है ही नहीं। जब दोनों तरफ भी तिकोण आया तो क्या ही करना उसका, पेंसिल तो किधर लग नहीं रही, ड्राइंग में काम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं काम नहीं है, काम उसका है, फिटर वाले हैं, कारपेंटरी वाले हैं। धातु के ऊपर आपको डिवाइड करने वाला, भाग करने वाला किससे करना पड़ेगा? डिवाइडर से करना पड़ेगा। समांतर रेखा धातु पर खींचने तो किससे खींचोगे? डिवाइडर से खींचोगे, तो वहां डिवाइडर का प्रयोग होता है। ठीक है ना? तो ये सब कुछ भाग इसके अंतर्गत काम आएंगे। अब है हमारे पास प्रकार। प्रकार के डायग्राम ये गलत है, ये लेंथनिंग बार का है। ये डायग्राम आगे देखेंगे, है तो प्रकार ही, लेकिन लेंथनिंग बार टाइप का प्रकार है ना, उसका डायग्राम है। प्रकार का कार्य क्या होता है? तो वर्त बनाना या चाप बनाने काम लेते हैं। इसमें दो टांगे होती है और एक तरफ नुकीला सिरा होता है, दूसरी तरफ क्या लगाते हैं आप? पेंसिल लगाते हैं। और ये जो प्रकार है ना, प्रकार के अंदर ये प्रकार है, ये प्रकार हो गया, ये प्रकार हो गया, ये प्रकार हो गया, ये प्रकार है। ठीक है। लेंथनिंग बार एक अलग चीज है जो वहां पर हमने देखा है फोटो। लेंथनिंग बार क्या होता है? अब हमारे पास क्या अलग अलग कंडीशन है कि भाई मुझे सर्कल बहुत छोटा बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? स्मॉल बो कंपास काम में लूंगा। जैसे ये ना मुड़ा हुआ, मैं कहूं मुड़ा हुआ, ताकि जो पेंसिल है उस नुकीले सिरे के पास में आ जाए। और बो का मतलब होता है धनुष की तरह। बो का मतलब क्या होता है? धनुष। और छोटा भाग, छोटा सर्कल बनाना तो क्या कहोगे? स्मॉल बो कंपास। छोटा सर्कल बनाना तो क्या कहोगे? स्मॉल बो कंपास। ये स्मॉल बो कंपास हो गया। अब बस याद रखने का सवाल इतना ही है, कितना है? 25 mm या उससे कम वर्त का माप। ठीक है ना? ज्यादा बनाना है तो इसको काम में ले लो, 25 mm या उससे कम के, स्मॉल बो कंपास। ठीक है। अब होता है इंक बो कंपास।
इसमें इंक द्वारा यानी स्याही के द्वारा यदि कोई सर्कल बनाना है तो इंक वो कंपास काम में लिया जाता है। यह है बीम कंपास। बीम कंपास बाद में काम आता है, पहले आता लेंथनिंग बार। पहले वो कह रहा है कि भाई हमें सर्कल बनाना, हमने कहा पूरा खोल दो, उसने कहा पूरा खोल दिया लेकिन फिर भी और बड़ा बनाना है, तो हमने कहा और बड़ा बनाना तो लेंथनिंग बार काम में लो। ये देखा ना, हमने कहा उसमें क्या एक स्क्रू कसा हुआ है, स्क्रू को हमने ढीला किया और ये एक छड़ निकाल दी लंबी, अंदर से क्या निकाल दी, लंबी छड़। अब हमने कहा अब तो सर्किल बड़ा हो गया, तो कहा हाँ ठीक है, काम चल गया तो अच्छी बात है, लेकिन वो कहे हमें और ही बड़ा चाहिए। तो जो और ही बड़ा यदि बनाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, किधर गया, ये रहा, ये इन्होंने खड़ा बना दिया था, ऐसा नहीं है, ये आड़ा बनाना चाहिए था, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये कहता है एक ये है हमारे पास जो नुकीला वाला भाग, एक मेरे पास दूसरी तरफ है, पेन दे दो भाई, एक दोनों दे दो ना पेन, तो पेन क्या दिक्कत है, ढक्कन खोल के मैं कौन सा घर लेके जाता, वापस दे दूंगा मैं आपको। एक है हमारे पास ये वाला जो नुकीला भाग है, एक तरफ क्या हो गया भाई पेंसिल, और बीच में क्या हो गई बीम। अब बीम है सीधी, अब बीम कितनी भी बड़ी हो सकती है, बीम मैंने 10 फीट लंबी ले सकता हूं मैं, 10 फीट लंबी लूंगा तो अभी सर्कल बराबर बनाएगी कि नहीं बनाएगी, तो ये कहलाता है बीम कंपास। बड़े सर्कल बनाने हैं तो किसका प्रयोग करोगे, बीम कंपास को। बीम कंपास नहीं हो तो क्या करोगे, लेंथनिंग बार का, लंबाई बढ़ा रहा कि नहीं बढ़ा रहा, ये प्रयोग है। तो बीम कंपास ये इसको आड़ा बनाना था, ये छड़ थी, ये कहता है कि एक तरफ तो आप क्या काम ले लो पेंसिल, और एक तरफ आप क्या काम ले लो इसमें नुकीला सिरा, तो आप फिर इसको क्या कर दो, बीम के द्वारा सर्कल बना दो। कितना ही बड़ा सर्कल बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लो ठीक है। ये क्या होता है, बीम कंपास। लकड़ी या स्टील की बीम होती है, कंपास पॉइंट को एडजस्ट करके बहुत बड़े साइज के वर्त या चाप काटने के लिए काम में लिया जाता है। ये तो लेंथनिंग बार के बारे में देख लिया था, एक सिरा निकालते हैं वो लेंथनिंग बार कहलाता है। डिवाइडर, डिवाइडर का मैंने आपको बता दिया, वैसे कोई डिवाइडर का डायरेक्ट यूज कुछ है नहीं, आपने यदि किसी ने ड्राइंग की भी है तो डिवाइडर यूज नहीं। डिवाइडर का उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में अप्रत्यक्ष मापन के लिए किया जा सकता है, अप्रत्यक्ष मापन में किया जा सकता है कि आप डिवाइडर की सहायता से माप लो कि ड्राइंग में ये जो भाग है कितना लंबाई का इतना है, उसको स्केल पे ले जाके देख लो कितना है, अप्रत्यक्ष मापन में। बाकी जगह डिवाइडर का वैसे कार्य क्या होता है कि दोनों तरफ नुकीले सिरे होते हैं, इसका कार्य होता है समांतर रेखा खींचना या किसी वस्तु को दो भागों में डिवाइड करना, यह डिवाइडर का कार्य होता है। फ्रेंच कर्व, फ्रेंच कर्व के बारे में हम कल भी चर्चा कर रहे थे। फ्रेंच कर्व एक प्रकार का कर्व है कि आपको कई जगह ड्राइंग करते समय फ्री हैंड डायग्राम बनाना पड़ता है, कई जगह मोड़ देना है, कई जगह अलग प्रकार का घुमाव बनाना है। वो कह रहा है कि तुम फ्री हैंड बनाओगे तो वो इतनी नहीं ढंग की गोलाई नहीं आएगी, बनानी तो गोलाई है, आप इनमें से कोई से काम ले लो। इसने हमने बहुत सारे सांचे बना के दे दिए, तुम्हारे बढ़िया ड्राइंग बनाने के लिए यदि तुम्हें किसी प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनानी पड़े तो इनकी सहायता से बना लो। छोटा सर्कल बनाना ये बना लो, तू नुकीला सिरा बनाना तो ये बना दो, ठीक है। वो यही तो कह रहा है कि आपको इस प्रकार से मटका की तरह आकृति बनानी थी, यहां से काम ले लो। कहने का मतलब है कि आपको अलग अलग प्रकार के जो मोड़ लगाने हैं, जो कर्व बनाने हैं, तो इसको सांचे को प्रयोग करो, तो इसको रख के फिर लाइन खींचते ना, वो फ्रेंच कर्व। ऐसे नहीं हमेशा काम आएगा ये, यदि आपको फ्री हैंड बनाना है तो वहां जोर आता है फ्री हैंड में, या फिर ड्राइंग अच्छी नहीं बनती है, उस केस में इसको बनाना पड़ता है, ठीक है ना भाई। फोन का ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर यार तुम्हें क्या लगता है, तुम इतने होशियार हो कि दो दो काम साथ कर लेते हो। ऐसे ऐसे वहम नहीं पालने चाहिए, कुछ भी पाले, कुत्ता पाले, मिनी पाले, गाय पाले, जीवन में कभी भी, लेकिन वहम ना पाले। सबसे खराब यही है। आपको जितना भी भाग पढ़ रहे हो, आप घर पे जाके, यदि मैं लिटरली बता रहा हूं, आप आधा घंटा आपने नोट्स पढ़ लिया ना ये, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। बस आपके नाम नहीं सुने हुए, तो नाम ऐसा कुछ है नहीं, सुने हुए तो है ही, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है, हैं? या तो याद ही ऐसा कुछ है नहीं। अब एक है लास्ट में रोल एंड ड्रॉ।
रोल एंड ड्रॉ ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप इसको ना रोटेट करते जाओगे, इसको खींचोगे ना, ये रोटेट होगा, घूमेगा, जैसे जैसे घूमेगा लाइन खींचता जाएगा। इसे कहते हैं रोल एंड ड्रॉ। रोल भी हो रहा है, घूम भी रहा है, एंड लाइन क्या कर रहा है, ड्रॉ। तो इसलिए इसे कहते हैं रोल एंड ड्रॉ। ठीक है, ये एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से क्या कौन सी रेखा खींचे, क्षैतिज या कौन सी ऊर्ध्वाधर या समांतर रेखा या कोई भी कोण या छोटे मोटे सर्कल भी बनाए जा सकते हैं। ये रोल एंड ड्रॉ, इसको ऐसे आगे आगे खींचोगे तो ये क्या खींचेगा भाई, लाइन बनाएगा। इसमें पेंसिल लगा के आप जैसे जैसे आगे खींचोगे तो क्या बनाएगा, लाइन। आप इसको इसी बिंदु पर एकत्रित करके और यहाँ पेंसिल लगाओगे और इसको यहाँ इसी बिंदु पर गोल गोल घुमाओगे तो क्या बना देगा, सर्कल। तो ये सर्कल बना देता है, ये कोण बना देता है, ये समांतर रेखा खींच देता है, ये हॉरिजॉन्टल खींच देता है, ये वर्टिकल रेखा खींच देता है। रोल एंड ड्रॉ का कार्य है कि जैसे जैसे रोल होता जाएगा पेंसिल साथ में इसमें स्थापित कर देंगे तो वो क्या कर देगी, ड्रॉ कर देगी। इसलिए कहते हैं रोल एंड ड्रॉ। क्लियर। अब कोई इसमें जितने बात बताया है इसमें किसी का कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ लीजिए। हैं, क्षैतिज रेखा होता है कि भाई जो अपने पास होता है ना टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ने मान लो कोई लाइन खींच रखी है या ऐसे इस लाइन के पास में कोई लाइन खींचनी है तो इसको बराबर पास में है ना सीधा सीधा खींचते जाएंगे और एक लगा देंगे पेंसिल, तो वो पेंसिल ये जैसे जैसे घूमेगा पेंसिल क्या खींचेगी, लाइन। रोल एंड ड्रॉ ये होता है। रोल एंड ड्रॉ का सिंपल, आप इसको आगे पकड़ के खींचोगे, जैसे सिंपल खींचोगे क्या कर लेगा, लाइन ड्रॉ कर देगा। ये रोल एंड ड्रॉ का खेल है। ना ना ना, पॉसिबल नहीं है। देखेंगे फिर थोड़े दिन बाद देखेंगे। हाँ भाई, अब कोई जो अभी तक बताया उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। आप घर पे ये पढ़ के आना। अब आप चाहें तो आगे वाला भाग भी पढ़ के आ सकते हैं, आपको दे दिया। कोशिश करेंगे कि कल ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट वाला भाग हो जाए। सबसे बड़ा भाग है जो इंस्ट्रूमेंट वाला ही है। सबसे ज्यादा सवाल बढ़ने के चांसेस यहीं से हैं। ये अभी तक ड्राइंग शुरू ही नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि ड्राइंग में क्या क्या उपकरण चाहिए। वैसे आपकी पूरी ड्राइंग कहीं शुरू होगी नहीं, केवल एक ही चैप्टर है प्रोजेक्शन एंड व्यू वाला जो ड्राइंग करवा रहा है। मतलब जो ड्राइंग करी हुई चीज में सवाल पूछा जाएगा, बाकी ड्राइंग करी हुई में तो कोई सवाल ही नहीं है। तो एक चैप्टर तो हमारे पास उपकरण है, उपकरण में तो बताओ कौन सा सामान क्या काम करेगा। एक है लाइन। लाइन टॉपिक ये कहता है कि देखो जैसे आपको है ना ये एबीसीडी में ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, ये क्या है, सी, ये वर्णमाला है कि नहीं है। उसी प्रकार लाइन होती है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की वर्णमाला है कि पतली लाइन काटती है, मोटी लाइन काटती है, डैश लाइन काटती है, चेन लाइन काटती है, डॉट लाइन काटती है, तो वो अर्थ बताएगी। तो ये वर्णमाला है, ठीक है ना। तो उसमें भी कोई बड़ा मामला नहीं है। एक आएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक क्या आता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमें पढ़ना है सिंबल, और सिंबल आपको रटने हैं, पढ़ने तो क्या है। इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल के सिंबल याद है। मैं एक फॉर एग्जाम्पल बताऊं, उनको पता है कि मोटर का सिंबल क्या होता है, प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है, अमीटर का सिंबल क्या है, सिंबल वही वहां है, ठीक है। पंखे का सिंबल क्या है, ठीक है। हाँ, स्विच का सिंबल क्या है, टू वे स्विच का सिंबल क्या है, इंटरमीडिएट का सिंबल क्या है, ये इलेक्ट्रिकल का सिंबल है। इसी प्रकार मैकेनिकल के सिंबल होते हैं, इसी प्रकार सिविल के सिंबल होते हैं, और इसी प्रकार ये आपको सबको आपको पढ़ना है। तो सिंबल है तो सिंबल ही, लेकिन भारी इसलिए दिखते हैं क्योंकि आपको सिविल के बारे में जानकारी भी नहीं है, सिंबल तो पढ़ने पड़ते हैं। वो कहते हैं ड्राइंग में कई जगह हमने लिखा ना भाई कल कि आपने ड्राइंग करते समय किसका प्रयोग करोगे, प्रतीकों का। लिखा कि नहीं लिखा। ड्राइंग में आपने रेखाओं का प्रयोग करोगे, रेखा आप पढ़ेंगे। ड्राइंग में आप प्रतीकों का प्रयोग करेंगे तो प्रतीक आपको पढ़ेंगे। ड्राइंग में आप ज्योमेट्रिक आकृतियां फिगर काम में लेंगे ना, तो वो आपके एक ज्योमेट्रिकल फिगर भी सिलेबस में टॉपिक है, जिसमें होता है बहुभुज, पंचभुज, चतुर्भुज, सर्कल है, पढ़ा दिया है।
तो बताओ फिर ये दीर्घवृत्त की इसेंट्रिसिटी का मान क्या है? वर्त की इसेंट्रिसिटी इंग्लिश बोल, हिंदी बोल दो उत्केंद्रता। हिंदी में उत्केंद्रता कहते हैं ना। हाँ तो फिर ठीक है ना, फिर बैठे रहो ना, क्यों उछल कूद मचाओ। वो मुझे पता है कि एक सीधी रेखा होती है, एक वक्र रहता है, रेखा होती है, दोनों के बीच में कोण मिलता है, वो थोड़ी ना है। मैं तो आपको उत्केंद्रता पूछी जाती है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या है? पैराबोला की, हाइपरबोला की, सर्कल की, सीधी रेखा की उत्केंद्रता है जो आपके सिलेबस में नहीं आई है, वो यहाँ आएगी। बहुभुज के बारे में थोड़ी सी और चीजें भी देखनी है, लेकिन वैसे तो आपके बहुभुज के बारे में देखी होती है। पिरामिड देख लिया होगा, प्रिज्म भी देख लिया होगा, उनके फलक और सतह ध्यान रखनी होती है। लेकिन उत्केंद्रता है जो केवल किस में आती है? ड्राइंग में आती है। ड्राइंग उत्केंद्रता के द्वारा ही ड्राइंग का निर्माण होता है। तो वो है मामला, ठीक है ना। तो ये पढ़ गया ना, कल हम पढ़ेंगे आगे।